Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the lectures of set theory. Today I'm gonna deliver lecture number 5 on relation and discuss different types of relation. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी पर, जिसका हम लोगों ने चैप्टर 3 रिलेशन स्टार्ट किया हुआ था. आज नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस को डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होती हैं. तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें. फर्दर मोर थम्स अप का बटन भी प्रेस किया करें ताकि इस टीम की हौसला अफजाई होती रहे और वो बर वक्त अपनी वीडियोस क्या करते रहें, अपलोड करते रहें. तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ, दैट इज़ बेसिकली टाइप ऑफ रिलेशन. अगर मूव करें टाइप्स ऑफ रिलेशंस की तरफ, तो पहली जो रिलेशन की टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव नाम से भी जाहिर हो रहा है कि अक्स होता है. ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब अक्स होता है. तो इसको मैथमेटिकली हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आइए वो देखते हैं. रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास क्या है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए. कोई सेट ए है, उस पर आपने कोई रिलेशन आर डिफाइन किया है. उस रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कहेंगे इफ ए रिलेटेड विद ए. मतलब जो गिवन रिलेशन है उस सेट पर, उसके तहत अगर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो जाता है तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं. और ये यहाँ पर ये चीज़ फोकस करनी है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, कि वो सेट जो ए है जिसके लिए हमने रिलेशन डिफाइन करना है, उसके हर एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी पूरी होनी चाहिए. इसको मोर सिंपलर फॉर्म में आप ये कह सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, कि ए जो है ऑर्डर्ड पेयर वो आर में मौजूद होना चाहिए. और साथ कंडीशन क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए. ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म में है. अब इसी के साथ साथ मैं आपको नॉट रिफ्लेक्सिव के बारे में बताती चलूं कि नॉट रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है. कि या आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है कि आप कंडीशन बताएं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. ये बेसिकली आप जब एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा कि आप बताएं कि कब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव. तो फिर आप क्या लिखेंगे उसमें, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव इफ ए डज नॉट रिलेट टू ए. ठीक है, ऊपर आपने लाइन लगा देनी है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए. मतलब हर ए जो कैपिटल ए में मौजूद है, अगर वो खुद से ही रिलेट ना हो तो फिर हम उसको नॉट रिफ्लेक्सिव कहते हैं. और सिमिलरली उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगी, ए ऑर्डर पेयर जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए. यह आपके पास था रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ. नेक्स्ट जो रिलेशन है वो आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन है. सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, किसी भी सेट ए पर एक रिलेशन आर जो सिमेट्रिक होगा, कब, जब ए रिलेट कर जाए बी के साथ. अगर रिलेट करता है, अगर ए रिलेट करता है बी के साथ, तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर बी रिलेट कर जाए किसके साथ, ए के साथ. मतलब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर आपका जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर बिलोंग करता है आर से, तो फिर आपके पास इसका जो इस ऑर्डर का जो इनवर्स होगा, मतलब बी ए होगा, वो बी आर में मौजूद होना चाहिए. इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है. सिमिलरली शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कंडीशन व्हेन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. यहाँ पर नॉट का वर्ड यूज हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, अ रिलेशन ऑन अ सेट इज नॉट सिमेट्रिक इफ व्हेन एवर ए रिलेटेड टू बी देन बी नॉट रिलेटेड टू ए. कि मतलब ए तो रिलेट कर रहा हो बी से उस रिलेशन के तहत जो आपने सेट ए पर डिफाइन किया, लेकिन बी रिलेट ना हो रहा हो ए के साथ उस रिलेशन के तहत,
ठीक है, तो इस कंडीशन को फिर नॉट सिमेट्रिक के केस में आप किस तरीके से लिखेंगे कि ए बी तो बिलोंग करे आर से, देन बी ए बिलोंग ना करे, डज नॉट बिलोंग्स टू का यहाँ साइन आ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको भी मैथमेटिकल एग्जांपल्स लेके करते हैं, फिर आपके पास आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आपके पास किस तरीके से डिफाइन होता है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक। किसी रिलेशन को आप एंटी सिमेट्रिक कहते हैं इफ व्हेनेवर ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, मतलब ए रिलेट कर रहा हो बी से और बी रिलेट कर रहा हो ए से, और फर्दर आप ये देखते हैं कि ए और बी आपस में क्या हो जाए, देन ए इज इक्वल्स टू बी, तो उस रिलेशन को आप एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप किस तरीके से लिखेंगे कि अगर आपके पास ए बी एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स किस में हैं, आर में मौजूद हैं, देन अगर ए इज इक्वल्स टू बी भी आ जाए तो उस रिलेशन को आप एंटी सिमेट्रिक कहते हैं, अदरवाइज एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है जैसे कि एक्सरसाइज में है कि व्हेन द रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज not anti-symmetric if whenever A related to B and B related to A then A not equals to B। ये नॉट सिमेट्रिक की बता रही है, सिमेट्रिक की आपके सामने लिखी हुई है, नॉट सिमेट्रिक की आपको बोल के बता रही हूँ। और वही मैथमेटिकल फॉर्म नॉट सिमेट्रिक के लिए आप क्या करेंगे कि A B and B A belongs to R then A not equals to B, ऐसे रिलेशन को आप नॉट सिमेट्रिक कहते हैं। मूव करते हैं फोर्थ टाइप जो कि लास्ट टाइप है, ट्रांजिटिव रिलेशन। जो फोर्थ टाइप है वो आपके पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज ट्रांजिटिव, किसी भी रिलेशन को आप ट्रांजिटिव कहते हैं जो किसी सेट ए पर डिफाइंड हो। व्हेनेवर, जब कभी भी उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, अगर ए रिलेट हो रहा है बी के साथ और बी रिलेट हो रहा है सी के साथ, तो फिर आपके पास ए रिलेट होना चाहिए किसके साथ, सी के साथ। अगर ये कंडीशन पूरी होती है उस रिलेशन के तहत, ये तीन चीज़ें पूरी हो जाती हैं, मतलब ए रिलेट कर रहा हो बी के साथ और बी रिलेट कर रहा हो सी के साथ, और इन दो कंडीशन के बाद फिर ए रिलेट कर रहा हो सी के साथ, तो फिर आप इस चीज़ को क्या कह देते हैं, उस रिलेशन को, कि वो आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप किस तरीके से लिखते हैं कि अगर ए रिलेटेड टू बी का मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। इसी तरीके से ए बी रिलेटेड टू सी का मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर बी सी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। देन ए रिलेटेड टू सी का मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। मतलब अगर ए भी ऑर्डर्ड पेयर आर में है और बी सी भी ऑर्डर्ड पेयर आर में है, तो फिर ये बी को मिनिमाइज करके ए सी वाला जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए वो भी आर में अगर मौजूद हुआ तो उस रिलेशन को आप ट्रांजिटिव कहेंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है व्हेन अ रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, या आप अगर एक्सरसाइज इसकी स्टडी करेंगे तो पहला ही क्वेश्चन टाइप ऑफ रिलेशन में ये है कि गिव द कंडीशंस व्हेन द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो तब आप क्या लिखेंगे, अ रिलेशन ऑन अ सेट इज नॉट ट्रांजिटिव व्हेनेवर ए तो रिलेट कर जाए बी के साथ और बी भी रिलेट कर जाए सी के साथ, लेकिन ए सी के साथ रिलेट ना करे। मतलब ए बी बिलोंग कर जाए आर से, बी सी बिलोंग कर जाए आर से, लेकिन ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि वो आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हम इसकी मैथमेटिकल एग्जाम्पल करते हैं जो कि हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही उठाई हैं। एग्जाम्पल को देखें तो वो कहता है सेट ए है आपके पास 1 2 3 इसमें मौजूद है, उसमें आर मैंने रिलेशन आपको ये दे दिया है। आपने मुझे बताना है कि ये जो आर है क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताई है यहाँ पर। फॉर रिफ्लेक्सिव आपके पास कंडीशन क्या होती है, फॉर रिफ्लेक्सिव आपके पास क्या होनी चाहिए कंडीशन कि ए बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। कहता है कि ए ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग करना चाहिए हर स्मॉल ए जो कैपिटल ए में मौजूद है। ये मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया है प्रीवियसली।
अच्छा यहाँ पर देखें, पहला एलिमेंट ए, ये स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है। कैपिटल ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, मतलब 3 ऑर्डर पेयर यहाँ पर हमें मिलने चाहिए। 3 ऑर्डर पेयर कैसे मिलने चाहिए जरा देखें। पहला ऑर्डर, अगर मैं पहला नंबर 1 लेती हूँ तो 1 1, बाद में देखते हैं कि उसमें मौजूद है या नहीं। फिर दूसरा नंबर लिया यहाँ, क्योंकि स्मॉल ए कैपिटल ए इसके अंदर से आ रहा है, तो दूसरा नंबर 2 है। तीसरा नंबर आपके पास क्या है? 3 है। अब देखें इस ऑर्डर पेयर को, देखें जरा, ये तो आर में है, 2 2 आपका ये भी आर में मौजूद है, ये देखें। लेकिन 3 3 यहां जज करें कहीं है, तो 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में मौजूद नहीं है। और हमने यहां पर लिखा हुआ है फॉर एवरी, कि हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। लेकिन ये 3 एलिमेंट जो हमने लिया उसके लिए तो ये कंडीशन होल्ड ही नहीं की। लिहाजा हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये जो 3 है वो रिलेट नहीं हो रहा किसके साथ? 3 के साथ, इस रिलेशन के तहत। लिहाजा ये आर आपके पास रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पूरी नहीं करता, क्योंकि एक नंबर हमें ऐसा मिल गया है जिसके लिए ये कंडीशन नहीं बन रही। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी में नेक्स्ट वो आपको कहता है कि आप बताएं क्या आपके पास ये सिमेट्रिक है? मीन्स यही रिलेशन क्या आपके पास क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है? मैंने ये बताई है कि अगर ए रिलेट कर रहा हो किसके साथ? बी के साथ, तो देन बी भी रिलेट करना चाहिए किसके साथ? ए के साथ। अच्छा एक और मैं बात यहाँ पर बता दूं कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है। ये नहीं कहना कि अगर एक सिमेट्रिक नहीं है तो वो फिर एंटी सिमेट्रिक होगा, ऐसी कोई बात नहीं। आपके पास ऐसे रिलेशन भी एग्जिस्ट करते हैं जो ना सिमेट्रिक हो ना एंटी सिमेट्रिक हो। ऐसे भी रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं जो खाली सिमेट्रिक हो या खाली एंटी सिमेट्रिक हो। और ऐसे रिलेशंस भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं जो एट अ टाइम सिमेट्रिक भी हों और एंटी सिमेट्रिक दोनों हों। ठीक है। फॉर सिमेट्रिक आपके पास जब तक आप कंडीशन नहीं याद करेंगे आप किसी भी रिलेशन को डायरेक्टली नहीं बता सकेंगे। फॉर सिमेट्रिक आपके पास क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू आर, देन क्या आपके पास बिलोंग करना चाहिए? देन बी ए बी आपका बिलोंग करना चाहिए किससे? आर से। ये आपके पास कंडीशन है। अब इस कंडीशन को आपने इस रिलेशन पर लगाना है। ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, ए बी पहला ऑर्डर पेयर बोल रहा है, पहला ऑर्डर पेयर यहां से उठा लें, 1 1, ये बिलोंग कर रहा है ना आर से, 1 1। और इसके सामने मैं लिख रही हूं यहां पर ये वाली कंडीशन बनाने के लिए, जब मैं इसका रिवर्स लूंगी तो वो दोबारा 1 1 बनेगा, वो भी बिलोंग करेगा किससे? आर से। इसी तरीके से सेकंड वाला नंबर लें, 2 2, जब उसका क्या लेंगे, मतलब ए बी को बी ए बनाएंगे तो वो दोबारा आपके पास बनेगा 2 2, वो भी बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। देखें नेक्स्ट, देखें 2 3 बिलोंग कर रहा है आर से। जब आप इसका ए बी को बी ए बनाएंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? 3 2 3 2। देखें यहां पर आर में मौजूद है। इसी तरीके से नेक्स्ट चेक करें। नेक्स्ट चले मैं यहां पर कर देती हूँ। ठीक है, यहां पर कर देते हैं, मतलब यहाँ अब 3 2 है, इसका जब आप उल्टा करेंगे मतलब 3 2, जरा देखें 3 2 बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। जब इसको आप बी ए बनाएंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा? 2 3। और 2 3 को देख लें क्या आर में पड़ा है? जी ये पड़ा हुआ है, बिलोंग्स टू आर। कौन सा नंबर? अभी मैं आपको सारे चेक करवा रही हूँ। जब आप पेपर में करेंगे आप इसकी शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली निगेशन वाली प्रॉपर्टी बता दें।
4 2 तो आपका बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, ये पड़ा हुआ है। अब इसको रिवर्स करें, मतलब इसका डोमेन रेंज को चेंज करें, वो बनेगा 2 4। जरा यहाँ गौर करें कि 2 4 कहीं आपको नजर आ रहा है, 2 4 तो है ही नहीं, लिहाजा ये 2 4 तो बिलोंग ही नहीं किया किसके साथ, किस में से, आर से। तो ये कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हुई, तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा मिल गया है 4 2 जिसका उल्ट करने से जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है जो वो आर का मेंबर नहीं है, लिहाजा हम लोगों ने ये एक के लिए निगेशन शो कर दी, आगे वाले चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उनके लिए होल्ड करे या ना करे हमारा कंसर्न नहीं है। हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल चुकी है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक, कि आर आपका सिमेट्रिक नहीं है। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट के थर्ड पार्ट में वो आपको क्या कह रहा है कि आप ये प्रूव करें कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए पहले मैं कंडीशन लिख देती हूँ, ठीक है, वो मैं यहाँ से लिख लेती हूँ कि अगर ए बी और बी सी ये बिलोंग करें किससे, आर से, देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। ये आपके पास कंडीशन होती है किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। मतलब आप कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं आपने कि एक में ए बी और दूसरे में बी सी रिपीट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 1 1 ले रही हूँ तो नेक्स्ट मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका पहला नंबर 1 होना चाहिए, वो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब मैं 1 1 को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकती। 2 2 को देखें, 2 2 और नेक्स्ट मैं 2 से स्टार्ट करना चाह रही हूँ जी, इन दोनों को मैं पेयर अप कर सकती हूँ ये कंडीशन लेते हुए। तो मैंने ऑर्डर पेयर कौन से उठाए, पहला मैंने उठाया 2 2 और दूसरा मैंने कौन सा उठाया 2 3, और ये आर में मौजूद हैं। अब मुझे ये बताएं देन 2 और 3 यहां पर कहीं आपको नजर आ रहा है, मतलब अब इसके मुताबिक आपका पहला और आखिरी एलिमेंट होना चाहिए था। पहला और आखिरी एलिमेंट क्या हो गया 2 3, उसको देखें कि वो आपके पास यहां पर इसमें मौजूद है या नहीं। ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, देखें 2 3, मतलब ये कंडीशन पूरी होगी कि दो ऑर्डर्ड पेयर लिए और फिर ए बी और बी ए लेते हुए ए सी भी आपने किसका एलिमेंट बना दिया, आर का एलिमेंट बना दिया। नेक्स्ट आप इसी तरीके से पेयर सेलेक्ट करें, आप इन दोनों को ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट जो दरमियान वाला एलिमेंट है वो देखें यहाँ पर बी है, तो आपने ऐसे पेयर्स उठाने हैं जिनके दरमियान वाले एलिमेंट्स क्या हों, सेम हो। ये वाले आप दो पेयर्स बन सकते हैं किस तरीके से, अगर मैं उठा लूं 2 3 और क्या उठाऊं 3 2, ये दोनों किस में हैं, ये आर में मौजूद हैं, तो इनका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इकट्ठा करें। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपका क्या बन गया 2 2, देखें वो आर में मौजूद है, ठीक हो गई बात। नेक्स्ट और पेयर बनाएं, ये दोनों पेयर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि ये सेंटर में आपका सेम एलिमेंट नहीं है। ये दोनों पेयर नहीं बन सकते क्योंकि इसका सेंटर में एलिमेंट मौजूद नहीं है। लेकिन मैं अगर 4 2 को बनाना चाहूँ किसके साथ, 2 3 के साथ, किसके साथ, 4 2 को मैं 2 3 के साथ बनाना चाहूँ तो वो ज़रा देखिएगा कैसे। मैंने उठाया एक एलिमेंट लिया मैंने 4 2 और दूसरा मैंने उठाया 2 3, ये तो बिलोंग कर रहे हैं आर से। और फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट देखें ज़रा, फर्स्ट एलिमेंट 4 है और लास्ट एलिमेंट 3 है, मतलब ए सी बना है इस कंडीशन के मुताबिक। 4 और 3 आपको कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है, 4 3 तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे कि 4 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देन का वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं होना, डज नॉट बिलोंग से पहले आप बट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखें एक ऑर्डर्ड पेयर या एक कंडीशन आपको ऐसी मिल गई है जिसमें बट का वर्ड यूज हो गया, मतलब ये वाली कंडीशन जो रेड में लिखी गई है ये निगेट हो गई है, ये फुलफिल नहीं हुई। एक के लिए फुलफिल नहीं हुई, बाकी आपको कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, मतलब ए बी और बी सी तो बिलोंग किए आर से, लेकिन
इनके करस्पॉन्डिंग जो ए सी बन रहा था वो आर में मौजूद नहीं था, लिहाजा हम लोग कह सकते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर आपके पास ट्रांजिटिव नहीं है। मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है एंटी सिमेट्रिक। कहता है कि आप ये बताएं कि ये जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए कंडीशन मैं लिख रही हूं कि अगर आपका ए बी और बी ए, ये मैंने अगर रिवाइंड करके आप वीडियो देखें तो मैंने लिखवाया है ए बी एंड बी ए belongs to R, then A is equals to B। अगर कोई आपने ऑर्डर पेयर इस तरीके से लिए ए बी और बी ए करके और दोनों आर में मौजूद हों, लेकिन वो दोनों ए और बी आपस में इक्वल हों, तो आप कहते हैं इसको कि एंटी सिमेट्रिक है। तो ज़रा देखते हैं कि आपने ऑर्डर पेयर निकालना है इस तरीके से कि एक आपने ए बी लेना है। ए बी अगर मैं 1 1 लेती हूँ फॉर एग्जांपल पहला, तो ये और इसका रिवर्स कर लें, इसका मैं रिवर्स करूं तो वो भी 1 1 बनता है। वो ये दोनों किस में पड़े हुए हैं, आर में है। और यहाँ से अगर आप देखें तो ए और बी आपका इक्वल भी है, मतलब 1 इज इक्वल्स टू 1 भी है। तो ये पहले ऑर्डर पेयर के लिए तो कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरे को भी देखें तो वो एज इट इज़ यही है। जब मैं इस ए बी को बी ए बनाऊंगी तो वो दोबारा से 2 2 बनेगा और वो आर में मौजूद है। और मुझे ये भी पता है ए और बी भी आपस में क्या है, इक्वल है। तीसरा वाला देखें, मैं तीसरा ऑर्डर पेयर ले रही हूँ 2 3। ये मेरे पास ए बी था, अब मैंने इसको क्या बनाना है, बी ए। बी ए इसका बनाएं, वो क्या बनेगा 3 2। पहले तो इस 3 2 को देखें कि वो आर में है या नहीं, जी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद देखें कि आपके पास ए और बी क्या होने चाहिए, इक्वल। लेकिन यहाँ पर तो 2 और 3 इक्वल है ही नहीं, 2 और 3 नॉट इक्वल्स। मैंने कहा जब इक्वलिटी की कंडीशन होल्ड होती है तो देन लिखते हैं, जब नहीं होल्ड होती तो आप वर्ड क्या लिखते हैं, बट। मतलब एक आपने काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पर निकाल ली है कि आपके पास 2 3 और 3 2 तो आर में मौजूद है, लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये जो रिलेशन आर है, आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। अच्छा, इसी क्वेश्चन का जो पार्ट ए है उसमें डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है, वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को सिखा चुके हैं। जिन्होंने नहीं प्रीवियस लेक्चर लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्लीज़ गो थ्रू कर लें। सिमिलरली जो आपके पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी है, उसमें आर स्क्वायर मतलब आर कंपोजिशन आर निकालना है, वो भी हम लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने जिस तरीके से आपको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में बताया है कि एक दूसरे के नेगेटिव नहीं होते, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई चीज़ अगर सिमेट्रिक नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक है, ऐसा नहीं है। ऐसे रिलेशंस भी आपके पास हैं जो सिर्फ ये हों, ऐसे रिलेशंस भी हैं जो सिर्फ ये हों, ऐसे रिलेशंस भी हैं जो दोनों हों, ऐसे रिलेशंस भी हैं जो दोनों में से एक भी ना हो। तो अब उसने सिर्फ हमारे से एग्जाम्पल पूछ लिए कि ऐसा रिलेशन बताएं जो सिमेट्रिक भी हो और क्या हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो। सिमेट्रिक के लिए मैं पहले आपको कंडीशन बता दूं। सिमेट्रिक के लिए आपके पास कंडीशन होती है कि अगर ए बी हो आर में, फिर क्या होना चाहिए, देन बी ए बी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। और एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या है, एंटी सिमेट्रिक में एक एडिशनल चीज आती है कि अगर ए बी और बी ए बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, देन आपके पास क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल्स टू बी भी होना चाहिए। तो आपने ये दो कंडीशंस को माइंड में रखते हुए ऐसी आर की एग्जांपल जनरेट करनी है जो ये इस सेट से लेते हुए। तो बहुत सिंपल है, अगर आप आर को ले लेते हैं किस तरीके से, देखें आपने एंटी सिमेट्रिक बनाना, दोनों को इक्वल चाहिए। यहाँ से हमें गैस हो गया
कि हम रिलेशन बना सकते हैं 1 1 और 2 2। आप 3 3 भी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं। आप देखें, इसको वेरीफाई करें। ए बी है 1 2, इसका रिवर्स करें, बी ए बनाएं, वो भी 1 1 बनेगा, दोबारा इसके अंदर है। इसके लिए ये प्रॉपर्टी दोनों के लिए होल्ड करेगी। अब ये देखें, ए बी है, उसका उल्ट करें, वो दोबारा ये बनेगा, वो भी इसमें है। और फर्दर देखें, इज इक्वल टू बी है, 1 इज इक्वल टू 1 है। जब इस ऑर्डर पेयर को लेंगे तो वो ये ए बी है, इसको उल्टाएंगे तो बी ए बी 2 2 बनेगा। दोनों ही आर में मौजूद हैं और दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक ऐसा रिलेशन हो गया जो आपके पास सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। मतलब यहाँ से आपने ये नोट कर लिया कि जो आपके पास इक्वलिटी रिलेशन होता है या आइडेंटिटी रिलेशन होता है या जो डायगोनल रिलेशन होता है, डायगोनल रिलेशन जिसमें ये सेम होते हैं नंबर्स, वो हमेशा सिमेट्रिक भी होता है और एंटी सिमेट्रिक भी होता है। नेक्स्ट इसी के पार्ट में आपको क्या कह रहा है कि आप फाइंड करें कि निदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक। अब की बार वो आपसे एग्जांपल मांग रहा है कि इसी सेट पर कोई ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दें बी पार्ट में कि आपके पास ना वो सिमेट्रिक हो ना ही वो एंटी सिमेट्रिक हो। नॉट सिमेट्रिक, निदर सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है की कंडीशन ये होती है कि ए भी बिलोंग करे आर से लेकिन बी ए मौजूद नहीं होना चाहिए आर में। और एंटी सिमेट्रिक के लिए होता है कि अगर ए बी और बी ए आर में मौजूद हों लेकिन वो आपस में बराबर ना हो। इस कंडीशन को आप माइंड में रखते हुए आप इस ए से कोई रिलेशन डिराइव करें। बहुत ही सिंपल है, सिंपल फॉर्म में चल रहे हैं, इन कंडीशंस को माइंड में रख रहे हैं कि क्या आपके पास होना चाहिए। अगर मैं 1 1 लूंगी तो उसका तो इन्वर्स इसके अंदर होगा, वो तो आपके पास सिमेट्रिक बन जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि अगर हमने सिमेट्रिक नहीं बनाना, इसका मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स नहीं लेने, सेम वाले एलिमेंट्स लेंगे तो वो सिमेट्रिक की कैटेगरी में जाएंगे। आगे मैं अगर 1 2 ले लूँ, 1 2, फिर मैं 2 1 ले लूँ, फिर मैं आगे 2 3 ले लूँ, इसको ज़रा जज करें। 1 2 है आपके पास, ठीक है, इसका इन्वर्स क्या है 2 1। इसके लिए तो ये कंडीशन होल्ड नहीं हुई नॉट इक्वल्स टू वाली, लेकिन इन दोनों को देखें, इसको देखें। 2 3 मैंने एक एलिमेंट ऐसा ले लिया है जिसका इन्वर्स लूँ 3 2, वो इसमें मौजूद नहीं है। और फर्दर मोर ये देखें कि ए बी, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मैंने ये वाला एलिमेंट डाला है, ये 2 3, ताकि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। और इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मैंने ये 2 एलिमेंट्स डाले हैं इस तरीके से कि ए बी देखें 1 2 और बी ए 2 1, वो इसमें मौजूद हैं लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। ये देखें मैंने डिफरेंट ली हैं। तो ये जो रिलेशन जो है आपके पास वो ना ही सिमेट्रिक है ना ही एंटी सिमेट्रिक है। मतलब अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप उसको माइंड में रखते हुए आप ऑर्डर्ड पेयर उस तरीके से ले सकते हैं कि आपकी कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं होती उसके मुताबिक, ठीक है। थर्ड वन में वो आपको कह देता है कि आपने मुझे ऐसा रिलेशन बताना है कि आपके पास आर ट्रांजिटिव हो, ठीक है, क्या हो, आर ट्रांजिटिव हो, बट आर और उसका जो इनवर्स का यूनियन है वो नॉट ट्रांजिटिव हो। मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है वो पहले देख लें। अगर ए बी और बी सी बिलोंग करे किससे, आर से, देन आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ए सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। नॉट ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, नॉट ट्रांजिटिव के लिए कि अगर आपके पास ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं आर से बट आपके पास ए नॉट इक्वल्स टू सी हो। अच्छा, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने उसी में चेंज कर दिया था, तो मैंने आपको बताया डज नॉट बिलोंग्स में आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बट ये क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ ताकि आप उसको फुलफिल करवा सकें आसानी से और रिलेशन बना सकें। कहते हैं ट्रांजिटिव तो हो, मतलब ए बी बी सी, ठीक है,
उसके अंदर मौजूद हो, लेकिन उसका जब आप इन्वर्स लें, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी बी सी ये दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स लें, आप एक ऑर्डर पेयर को भी लेके ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने ये लिया फिर दूसरा ये लिया फिर इसी तरीके से। अब मेरे पास एग्जाम्पल है 1 2, वो कहता है ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि 3 रिलेशन मैंने अगर जोड़ने हैं 1 2, फिर मैंने दोबारा 1 2, फिर उनको मैं अगर मैच करूं, मतलब मैंने अगर इस पर ये वाली डेफिनेशन पूरी करनी है तो मैंने ऑर्डर पेयर ये लिए 1 2, दूसरा भी मैंने लिया 1 2, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बनाया इसका, तो वो भी बिलोंग कर गया किससे, आर से। इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव तो है, ये कंडीशन तो पूरी कर रहा है। अब इसका मैंने क्या लेना है, इनवर्स लेना है। इसका इनवर्स ले लें 2 1, उसका फिर इसके साथ यूनियन ले लें तो आपके पास बन जाएगा, मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आर इनवर्स आपके पास क्या है 2 1 है। इधर से आप आर यूनियन आर इनवर्स निकालें, वो आपके पास हो जाएगा 1 2 और 2 1, ठीक है। अच्छा ये नॉट इक्वल्स टू नहीं है, ये यहाँ पर बेसिकली डज नॉट बिलोंग्स टू है, मैं ऊपर से। अच्छा इसको देखें 1 2 है 2 1, ये दो ऑर्डर पेयर से हो गए, लेकिन जब मैं इसको ए और सी को मिलाऊं तो वो 1 1 ऑर्डर पेयर बनता है, वो इसमें मौजूद नहीं है। लिहाजा मैंने ये यहाँ पर एक ऐसी एग्जांपल कोट कर दी जो ग्रीन में लिखी है, जो खुद तो ट्रांजिटिव है, लेकिन जब उसका यूनियन उसके इन्वर्स के साथ लिया जाता है तो वो ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते। डियर व्यूवर्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को इंशाल्लाह बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मैथ्स बॉक्स को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।